एज यूजुअल, जैसा कि पहले हमने एक आध बार बोला होगा, आज फिर से वो बात याद आ रही है कि किसी को हो न सका उनके कद का अंदाज़ा। किसी को हो न सका उनके कद का अंदाज़ा, वो आसमान है फिर भी सिर झुकाए रहते हैं। और ये जो है बात हम एनसीईआरटी की किताबों के लिए कह रहे हैं। आप में से कई लोगों ने कहा कि साहब उसकी छठी क्लास की किताब में से दो दो क्वेश्चन एज इट इज़ शब्द उठाए गए थे। तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को बच्चा समझ के छोड़ देते हैं कि छठी क्लास का कौन पढ़े। वो छठी नहीं है, आप उसको छठा मत समझिए, वो आसमान है। भले बच्चे की तरह कहता है कि ना ना हम तो छठी क्लास के हैं भाई, हमें मत छुओ, तुम तो बड़े हो गए। लेकिन पढ़ाई का जो लेवल है वो यही है कि एनसीईआरटी की बुक को ठीक से पढ़ना है। और दूसरी बात कि ये बुक जो है होती है एनसीईआरटी वाली, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक होती है, प्रमाणिक होती है। क्योंकि आपने जो बोला कि भाई सरकार का है, चलिए एक बात तो ये है, लेकिन उस कोर्स मटेरियल को डिज़ाइन करने के लिए, उस कोर्स मटेरियल को अप्रूव करने के लिए कई लेयर से अफसरों के, कर्मचारियों के, सुपरवाइजरों के, अधिकारियों से होते हुए कई लेयर पे जाके अप्रूव होती है कि क्या शब्द इस्तेमाल करना है, क्या कंटेंट रखना है, क्या डिस्क्रिप्टिव मैटर रखना है। ये हर चीज़ उसका जो है पूरी एक कमेटी होती है 20 लोगों की, वो तय करती है। आपकी जानकारी के लिए मैंने एक चीज़ और बताया था कि देखिए यौन शिक्षा के जगह पे स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन शब्द आ गया, किताबों में चेंज कर दिया एनसीईआरटी ने। और आप सुनेंगे तो ताजुब करेंगे, उसमें 20 लोगों की कमेटी थी जो सिर्फ ये बताने के लिए कि यौन शिक्षा के जगह पे क्या शब्दावली यूज की जाए। और देखिए प्रमाणिकता उसकी, कितना रिसर्च हुआ होगा, 20 लोग बैठ के 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना। दूसरे किताबों में क्या है कि पर्टिकुलर कोई प्राइवेट राइटर है, अब उसकी क्या जिम्मेदारी है। थोड़ा वो दाएं बाएं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिएगा, उस किताब को जो है नेग्लेक्ट कर दीजिएगा कि बड़ा अशुद्धियाँ हैं इसमें। तो जो व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखी हुई है प्राइवेट में, वो कभी भी एनसीईआरटी के बराबरी नहीं कर सकता। अच्छी वो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीडी बसु या बाकी किताबें जो हैं लक्ष्मीकांत की खराब है, लेकिन उसका लेवल अलग है। आप इसमें इंडिविजुअली जिम्मेदार हैं, उसमें कलेक्टिव जिम्मेदारी हो जाती है सरकार वाले में। तो जब कभी क्वालिटी की बात आती है तो एनसीईआरटी की प्रमाणिकता सबसे ऊपर चली जाती है। होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी संभावना बहुत नेग्लेजिबल रहती है। और अगर कुछ निकलता है तो साल के अगले एडिशन में वो करेक्ट कर लिया जाता है। तो सोर्स ऑफ मटेरियल के रूप में एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो छठी क्लास की हो चाहे 11वीं 12वीं क्लास। अगर आपने उसको ठीक से पढ़ लिया तो बाकी कोई किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, मैं सही बता, आइदर टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इज़ मच मोर प्रेफरेबल। तो हम लोग जीएस 3 पढ़ रहे थे, और जीएस 3 में इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन में आपको मालूम ही होगा कि बहुत ज़्यादा इम्पेरिकल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ना के बराबर होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है वो न्यूज से उठाता है जो प्रैक्टिकल लिटी में ऑलरेडी लागू हो चुका है या होने वाला वगैरह। इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसिक कंसेप्ट की बात जब हम करते हैं तो इस जो हमारा जो डिस्प्ले मटेरियल है, इस मटेरियल के जो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चंस में था, वो चीज़ें आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सारे टर्मिनोलॉजी को हमने समेटा है, शब्दावलियों को। जो लोग नहीं थे वो इस नोट्स के माध्यम से उसको रेफ़र कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 28 है तो वो सीधे सीधे 1 2 3 से शुरू है। वो सारे शब्दों का मीनिंग आपको ठीक से जानना पड़ेगा। आप शायद नहीं थे तब, ज्वाइन नहीं किए थे ना मेरे ख्याल से। किस क्वेश्चन से आप ज्वाइन किए थे, याद है कुछ? क्वेश्चन नंबर क्या था जिस दिन?
नहीं, वो सीबीडीसी तो बहुत बाद का है, तो उसको देखना पड़ेगा आपको। नोट्स हमारे ले करके आप जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है कि आप नहीं थे तो उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सब कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट क्लियरिटी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ प्रिपरेशन। जब भी आप आगे बढ़ेंगे वो आपको दिक्कत करेगा। तो करीब 150 के करीब हैं वो, उसमें सब मैक्सिमम आप जानते भी होंगे, लेकिन ठीक से नहीं जानते होंगे। अंतर इतना ही है, जानते तो आप सब हैं। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत कहीं और है। प्रॉब्लम डज नॉट लाइज विथ यू दैट यू आर नॉट अवेयर, यू आर फुल्ली अवेयर। समझ रहे हैं ना? यू आर फुल्ली अवेयर, बट प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट फुल्ली अवेयर विथ द क्वालिटी। With qualitative technique you are not fully aware, you are fully aware in terms of quantitative। मात्रा के रूप में तो आपको बहुत जानकारी मिल जाती है इतनी, बट क्वालिटी के हिसाब से इतनी नहीं होती, वो घट के इतनी हो जाती। क्यों? तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि नॉलेज इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज कि हाउ मच दैट नॉलेज कंटेंस क्वालिटी। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्वालिटी को कैसे ठीक करें। अगर क्वालिटी नहीं है इन योर राइटिंग, इन योर आंसर, देन द प्रॉब्लम विल नॉट बी गोइंग टू सॉल्व। क्योंकि क्वालिटी 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 ही है जो आपको अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करती है। इफ देयर इज नो क्वालिटी देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। If there is quantum, there is a lot of quantity but lesser quality, it does not make sense, because it will not going to help in the understanding of question। तो लाइफ में कुछ भी हो, पढ़ाई हो चाहे शादी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, क्या मैटर करता है? अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग कब आएगा? जब आप क्वालिटेटिव पढ़े होंगे या पढ़ाए गए होंगे। क्वांटिटी इससे मैटर नहीं करता। तो 10 किलो बोझा उठाने के बजाय 2 किलो बोझा उठा लेना ज़्यादा बेहतर है क्वालिटेटिव। कम से कम वो 2 किलो तो नहीं टूटेगा। 10 गो हंडिया पकड़ के चल दिए कि हम बहुत ज्ञानी हैं, टूटा तो सब टूटा। तो बेहतर है कि 2 हंडिया पकड़िए फिर 2 आराम से लेके चले जाइए। विच इज़ बेटर? टू सॉल्व द क्वेश्चन इन क्वालिटेटिव मैनर, ऑल्दो इट इज़ लेसर नंबर। जैसे आपने प्री में बोला कि साहब हमने 90 किया, 80 किया, इट इज़ मच मोर बेटर टू मेक 60 रेदर देन 70, क्योंकि 60 तो सॉलिड है ना आपका। रेदर देन मेकिंग 60 इट इज़ बेटर टू सॉल्व 55 इन ए क्वालिटेटिव मैनर। आई मीन टू से कि ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ योर लाइफ ऑलवेज डिसाइडेड बाई द क्वालिटी 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 ना। आप में क्वालिटी नहीं है तो आप बेकार हैं। इस घड़ी में क्वालिटी नहीं तो घड़ी बेकार है। इसीलिए आपको बताया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स शुड बी क्वालिटेटिवली चेक बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन एट द एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। किसी चीज़ को बनाने में बहुत सारा प्रोसेस होगा। आपको IAS बनना है तो प्रोसेस क्या है? पहले ग्रेजुएशन होना, फिर पढ़ाई करना, फिर कोचिंग करना या कुछ भी करना, उसके बाद फार्म भरना। तो दिस इज़ द प्रोसेस। क्लियर है? क्लियर नहीं है आपको, मुझे मालूम है, क्योंकि ये शब्द इतना आसानी से समझ में नहीं आता। आप प्रोसेस बोलते रहते हैं, सिस्टम बोलते रहते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सिस्टम, और आप बोलेंगे अरे वहाँ का सिस्टम खराब है भाई। अब पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज सिस्टम, क्या कहना है आपका कि फलाने का सिस्टम ही खराब है। कहते हैं ना आप, अरे वहाँ का सिस्टम बहुत बेकार है, उस जगह का, उस स्कूल का, उस कोचिंग का, उस होटल का, उस कहते हैं कि नहीं कहते? व्हाट इज सिस्टम? वो आप ठीक से नहीं जानते होंगे, थोड़ा बहुत जानते। फिर दूसरा शब्द आप यूज़ करते हैं कि यार वो तो इतना लंबा प्रोसेस है कि हम देख के ही डर गए। कौन पहले फॉर्म भरेगा, फिर प्री की तैयारी करेगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट निकलेगा, 1.5 साल लगता है यार। प्रोसेस इतना लंबा। लेकिन
What does it mean process? You are not aware about that. So such type of conceptual clarity is required to crack the IAS examination. Otherwise बहुत मुश्किल है, डगर पर घट गई है। आपने देखा होगा पहाड़ों में महिलाएं जो है पानी लाने का काम करती है, पुरुष नहीं करते, क्योंकि महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ऊंच नीच पे दौड़ जाती हैं, हेल्दी होती हैं, फिट होती है, दुबली पतली। आदमी तूंद निकला हुआ वही लुढ़क जाएगा पानी लेके। देखें कभी पहाड़ पर गए हो तो देखने को मिला होगा। तो बहुत ही कठिन है डगरपन घट की। तो भैया देखो सीधी सी बात है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, इसी से लीड करेगा अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। तो प्रोसेस जो हम बता रहे थे कि प्रोसेस जो है शुड बी क्वालिटेटिव, ईच एंड एवरी प्रोसेस। और आपको सुन के ताजुब होगा, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग आपको मिलेंगे दुनिया में जो आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद नौकरी नहीं मिली। आज ही एक सज्जन मिले थे, सीनियर अफसर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी थे। हमने कहा सर आप तो आईएएस मिल गया था। कह रहे यार क्यों याद दिला रहे हो मुझे। मैंने कहा बहुत दिन बाद मिले इसलिए पूछ रहा हूँ। उन्होंने एक मिस्टेक क्या कर दी प्रोसेस में कि सरकार को सूचित नहीं किया, ऑलरेडी सेलेक्टेड थे। दूसरी बार एग्जाम देना था तो सूचित करना पड़ता है। उन्होंने सोचा क्या जरूरत है सूचित, वो अटक गए। बाद में उनका सिलेक्शन हो गया, जब गए स्पेयर डिस्चार्ज होने तो उसमें लगा दिया कि आपने परमिशन ही नहीं लिया था, और नहीं नहीं रिलीव हुए, आईएएस की नौकरी चली गई, छूट गई। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग मिलेंगे आपको। वो आप भी हो सकते हैं मूर्ख, जरूरी नहीं कि आप नहीं हो सकते। सेंटर पड़ा है दयाल सिंह कॉलेज फलाना जगह, पिन कोड फलाना फलाना फलाना। रिक्शे वाले ने उनको दयाल सिंह कॉलेज ले आके कहीं और पकड़ा दिया, देखो ये दयाल सिंह कॉलेज। बोला यार ये तो नहीं लग रहा है। बोला हमें क्या, आपने कहा दयाल सिंह कॉलेज में ले आया। उनसे मिस्टेक क्या हो गई कि पिन कोड पे ध्यान नहीं दिए। आप समझ रहे हैं, मूर्ख नहीं होते तो दयाल सिंह कॉलेज के साथ पिन जोड़ के पहले देख लेते, ये हमारे बैच के लोगों की कहानी है, और एग्जाम छूट गया। रिक्शा वाला का यही है, देखिए दयाल सिंह कॉलेज लिखा हुआ। तो इतने बड़े मूर्ख आदमी को आईएएस बना के क्या फ़ायदा। आप समझिए कितनी छोटी लेकिन कितनी बड़ी बात हो गई। पूरा अटैम्प्ट खराब हो गया, वहीं लास्ट अटैम्प्ट था। अब अगले साल फिर भले मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे मिस्टेक लोग करते हैं, और आपके हमारे बीच के ही लोग करते हैं। और तीसरा सुनो, बिल्कुल सही बोला, रेकी, इसको क्या बोलते हैं? हाँ वो सब भी होता है, आप चेक नहीं करते, क्योंकि आपने डेलीगेट कर रखा है सोचने का काम किसी और को, आप पेन लेना नहीं चाहते। ऐसे ये केसेस जो मैं बता रहा हूँ, दिस हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड इन एम्पेरिकल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ। एक सज्जन थे, एग्जाम देने पहुंच गए, हमारे जानने वाले, हॉल में बैठ गए, क्वेश्चन पेपर मिल गया, तब डिबिया खोल रहे हैं लिखने के लिए। तो देख रहे हैं उसमें न पेन है न पेंसिल है, सब उल्टा सीधा। तो उनको लगा कि क्या हो गया, तो चला उनके घर में एक छोटा बच्चा है उन्हीं का। तो उसने अपना पेंसिल निकाल के दीवार पे सब रगड़ रगड़ दिया, इरेजर कहीं और गया, वो कहीं और गया, बाद में धीरे से उठा के रख दिया। ये सुबह उठे, अपना डब्बा डाले, चल दिए। अब वहाँ मांगते फिर रहे हैं, कोई देने को तैयार नहीं है। आधा घंटा उनका इसी में बर्बाद हो गया। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। इसीलिए जब अगले दिन जाना है ड्यूटी या कहीं, जो चीज़ ले जानी हो पहले ही बैग में रख के रख लीजिए, और जब आप चलिए तो एक बार फिर चेन खोल के देख लीजिए। ये नहीं कि आपने रखा है कल तो सब ठीक है होगा, हो सकता है किसी ने इधर उधर कुछ कर दिया हो घर में। तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी, सिंसियरिटी, क्वालिटी। छोट हाँ बस। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और ये छोटी छोटी बातें शो करती है कि यू आर नॉट अप टू डेट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी चेक हर प्रोसेस पे होना चाहिए, फॉर्म भरते समय। ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, और सुनो मूर्खों की कहानी। ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो उन्होंने सिर्फ लिख दिया आईएएस आईपीएस,
और कुछ नहीं, नील। बहुत हीरा लाल बन के, हमको IAS IPS से नीचे कुछ नहीं चाहिए। पतला सिलेक्शन हो गया, उनसे नीचे वाले को मिल गया IRS, ये झुंझुना पकड़ के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े ईगो में कहे अंदाज से सनम कि हम तो IAS से नीचे तैयार नहीं है लेने को, अब माथा पीट रहे हैं कि IRS भी नहीं मिला। ऐसे मेरे साथ के लोगों के साथ हुए। पहले बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है ना, अब सोचिए, और अगली बार उनका प्री नहीं निकला। अब सोचिए, पहले अटेम्प्ट में वो निकल गए और सेकंड थर्ड में प्री फेल हो गए। अब आप सोचिए, आना चाहिए। तो हमने कहा तुमने इतनी बेवकूफ़ी क्यों किया? कह रहा है यार उस समय लगा कि इससे नीचे ले। अरे नहीं लेना था तो मत लेते, लिखने में क्या बुराई है? लिखने में क्या बुराई है? बुराई तो कुछ नहीं है। तो फार्म भरने में गलती कर देते हैं, चॉइस भरने में गलती कर देते हैं लोग, सीरियसली नहीं देखते, और ऐसा होता है। आंख बंद करके साइन कर देंगे, फिर CBI केस में फंस जाएंगे उसके साथ। तो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। खैर, ये लेक्चर 10-15 मिनट का आपके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप ऐसी गलती न करें, नहीं तो सारा अचीवमेंट जो है जीरो होते देर नहीं लगती। एक मेडिकल में राजस्थान का लड़का था, उसको मेडिकल में छांट दिया, झगड़ा कर लिया डॉक्टर से। मैंने उसे समझाया कि तुमने झगड़ा क्यों किया, छांट दिया तो चुपचाप चले आते और बाद में जाके अपील करते, हाथ जोड़ते। झगड़ा करने से क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? उल्टा तुम्हारा संबंध खराब हो गया, वो सुनेगा ही नहीं। पैसा ही नहीं सुना, तुमने झगड़ा किया तो उसका प्रभाव अलग पड़ गया, अब वो और नहीं सुनेगा, है कि नहीं? कम कम, वेलकम, गुड इवनिंग। तो आई मीन टू से कि अगर किसी दोस्त से या किसी अथॉरिटी से अगर आपका काम नहीं हो रहा है, ठीक है, और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, इट इज़ बेटर टू लीव इट। डोंट आर्गू, डोंट मेक फाइट। अदरवाइज क्या होगा, चीज़ तो मिली नहीं, डिजायर्ड रिजल्ट डिड नॉट कम, और नुकसान क्या हो गया? संबंध खराब हो गया। अब वो अगली बार जब जाओगे तो सुनेगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो जो मैं बार बार बोलता हूँ, समोसा नहीं खिलाया प्रिंस ने तो झगड़ा नहीं करने का। झगड़ा करने से तो संबंध खराब हो जाएगा, समोसा वैसे ही नहीं खिलाया उसने, बस उसे नमस्ते कर लेना, अच्छा भाई राम राम। अरे जितने इंस्टेंस मैंने आपके सामने परोसा, ये जीवन के सच्चाई को, सत्यता को, वास्तविकता को बताता है। और सोच लीजिए, जो मैंने बोला कि क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी कैसे मिलेगी? जब ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग यू विल बी अलर्ट, यू विल बी एबल टू हैंडल दैट क्वालिटी, जिसको हम बोलते थे TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये नहीं कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तब देख लेंगे। अरे तब क्या, सिलेक्शन होने से पहले की प्रोसेस तो ठीक से पूरा करो। और मैं नहीं भरे ठीक से तो क्या होगा? सेंटर का एड्रेस ठीक से नहीं देके पहुंच गए दयाल सिंह कहीं और। ऐसे रियल है ये सब चीज़। पहले तो हम लोगों को सेकंड सीट मिलती थी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, उसमें निकाल के बांध देते थे लोग। किसी ने कहा अरे अंदर डाल दो, इसको ऐसे फाड़ के ऐसे पन्ना खींच दो, हो गया। वो अलग हो गया हैंडलिंग के दौरान। क्या फ़ायदा हुआ 3 कॉपी भरने का? प्रॉपर तरीके से टैग करिए ना, बांधिए उसे 2 जगह 3 जगह, ताकि डिटैच ना हो। और जो डिटैच हो गया वो गया, वो कूड़े में फाड़ के फेंक देता है। तो ये सब चीज़ें आपके प्रोसेस को, आपकी प्रोडक्ट के, आपके अंतिम उत्पाद के प्राप्ति में जो विभिन्न प्रोसेस है, जो फेजिंग ऑफ प्रोसेस है, इसको क्वालिटेटिव बनाना पड़ता है, अदरवाइज अंतिम रिजल्ट खराब हो जाए। जैसे हमने बताया, फॉर्म भरने में गलती कर देना, प्रायर परमिशन ना लेना, दूसरी गलती। तीसरी गलती, एग्ज़ाम का फॉर्म भरने में कुछ का कुछ मिस्टेक कर देना, कुछ कॉलम छोड़ देना, रिजेक्ट हो गया। अगर वो सब ठीक हुआ तो सेंटर ठीक से नहीं देखा, तब गया। चौथा, मेंस पास कर गए लेकिन उसमें अपनी चॉइस 1 2 3 के अलावा दिए नहीं, या उसके बाद वो कंसीडर ही नहीं करेगा, हो गया।
सिलेक्शन हो गया, चॉइस ठीक से नहीं भरी थी, भरना चाहिए था आईपीएस, भर दिया, उसकी जगह पर आरपीएफ।